ठीक है बच्चों, अभी हम सीखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन क्या होता है ये हम समझ चुके हैं। फ्रैक्शन की ज़रूरत कब पड़ती है हमें, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि फ्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है हमें जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को डिवाइड करना है, टुकड़ों में बांटना है किसी चीज़ को ना। किसी चीज़ को जब टुकड़ों में बांटना है तो हम क्या बोलते हैं उसको, हम क्या करेंगे, उसका फ्रैक्शन करेंगे, उसके पार्ट्स करेंगे। तो अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक चीज़ है हमारे पास है ना, एक ऑब्जेक्ट है। अगर इसको मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूं तो इसको मैं मैथमेटिकली कैसे प्रेजेंट करूंगा? हाफ को कैसे प्रेजेंट करते हैं हम? 1/2 से। तो मैं ये एक ऑब्जेक्ट को दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 1/2 1/2। ओके, अब मैंने इसी एक हाफ को क्या किया, ये जो दो हाफ थे ना, तो इनको फिर से मैंने इस हाफ को दो और हाफ में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो अब इस हाफ को दो हाफ में डिवाइड कर दिया, या ऐसे समझ लो कि पूरा एक पार्ट था, पहले इसको मैंने हाफ हाफ कर दिया। अब हर एक हाफ के मैंने दो इक्वल पार्ट कर दिए। अब इस पूरे एक ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट हो गए इक्वल पार्ट? 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। एक पार्ट को मैं क्या लिखूंगा? 1/4। ये 2 कौन बोला? 1/4 1/4 1/4। ये बात समझ आ रही है? ओके, अब अगर मैं फिर से क्या करूं, इस ऑब्जेक्ट को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं। ये जो मेरा ये 1/4 आया, इसको फिर से मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये जो 1/4 था इसको भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इनको भी मैंने 2-2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के कितने पार्ट कर दिए हमने? टोटल पार्ट कितने कर दिए? अब इसके 8 कर दिए, और हर एक पार्ट क्या बन गया? 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? सबको बात समझ आ रही है क्या किया हमने? अब इसको देखो जरा, ये जो 1/2 है, ये 1/2 किसके बराबर है? इसका साइज और इसका साइज बराबर है। इस 1/4 1 + 1/4 का साइज 1/8 के 4 पीसेस के बराबर है। तो यहां बच्चों इस चीज को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि ये जो फ्रैक्शन हमने कर दिए ये इसके बराबर है, नहीं है बराबर। चाहे मैं 1/2 बोल दूं, चाहे मैं 1/4 के 2 पार्ट इकट्ठे कर दूं, दोनों का साइज बराबर ही रहेगा। तो जैसे फ्रैक्शन समझते टाइम हमने एक रोटी का एग्जांपल लिया था कि हमने पहले इसके 2 पीसेस करे, 2 इक्वल पार्ट करे, 2 पार्ट करे, है ना। एक बच्चे को मैंने हाफ रोटी दे दी, एक बच्चे को मैंने हाफ रोटी दे दी, और एक बच्चे को मैंने क्या दिया कि 1/4 और 1/4 के 2 पीसेस दे दिए। किसको ज़्यादा रोटी दी? एक बच्चे को मैंने 1/2 हाफ रोटी दे दी, और एक बच्चे को मैंने 1/4 + 1/4 रोटी दे दी। किस बच्चे को मैंने ज़्यादा रोटी दी? ज़्यादा दी किसी को कि बराबर दी? बराबर रोटी दी है ना, क्योंकि 1/4 + 1/4 क्या बन गया? ये 2/4 ही बन गया, हाफ के बराबर बन गया। तो मतलब ये जो हाफ है ये किसके बराबर है? 2/4 के बराबर है। तो ये जो चीज़ है ना बच्चों, इसी को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ आया? किसी सभी को समझ आया? कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो? किसी को समझ ना आया हो? तो ये जो मैंने आपको समझाया, क्या समझाया? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है ना। तो क्या होता है कि दो ऐसे फ्रैक्शन जो आपस में क्या है? बराबर ही है। दोनों का मतलब क्या है? बराबर है। अगर मैं बोलूं कि मैंने एक बच्चे को 1/2 रोटी दी और एक बच्चे को 2/4 रोटी दी, किसको ज़्यादा रोटी दी? दोनों को बराबर दी। तो दोनों को बराबर दी मतलब ये दोनों फ्रैक्शन क्या हुए? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हुए।
है ना। यहाँ देख लो, अब चाहे 1/2 या 1/4 के 2 पीसेस या 1/2 1/4 प्लस 1/4 के बराबर भी है, और ये 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8। तो ये तीनों ही चीज़ें क्या है, बराबर। मैंने पहले एक ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट्स कर दिए तो इसको 1/2 बोल दिया। अब मैंने जब एक ही ऑब्जेक्ट के 4 पीसेस कर दिए तो 2 पीसेस जो है इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो इसके हाफ के बराबर ही है, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, और ये 1/4 प्लस 1/4 1/8 के 4 पीसेस के बराबर है। कोई डाउट? तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/2, और यहाँ 2 पार्ट्स दे दिए मैंने, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2 आउट ऑफ कितने 4, तो इसको 2/4 कर दिया, और यहाँ पर 4 पार्ट्स आउट ऑफ 8, तो इसको 1 2 3 4/8। तो अब इसका अगला इक्विवेलेंट क्या होगा, अब आप खुद बता सकते हैं इसका अगला इक्विवेलेंट क्या होगा। इक्विवेलेंट करने के लिए क्या हो रहा है, इसको देखो जरा कि इस फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर, 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, तो 2/4 बन गया। इसी को जब मैंने 4 से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर, 4 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, तो ये वाला फ्रैक्शन बन गया। तो बोलने का मतलब क्या है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए जिस नंबर से मैं न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगा उसी नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो इसी का इक्विवेलेंट 3/6 भी इसका इक्विवेलेंट होगा। कैसे? 3 से मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर को, 3 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। ऐसे आप कितने भी इक्विवेलेंट इसके लिख सकते हो। एक और इक्विवेलेंट आप सुजेस्ट करो मुझे, क्या लिखूं अगला इक्विवेलेंट इसका? लवलिश, क्या लिखूं मैं अगला? इसमें क्या सोचने वाली बात है भाई, बताओ बच्चे। आदर्श, अर्नब। अरे क्या सोचने की बात है इसमें, क्या बोला मैंने कि जिस नंबर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से डिनोमिनेटर को करना है। कोई भी नंबर बोल दो, इतना क्यों परेशान हो रहे हो? अब बोलो आदित्य। 4 तो पहले कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड, तो ये आ गया। कमाल की बात है यार। 5 बोल दो, 6 बोल दो, 7 बोल दो, कुछ भी बोल दो, जिस नंबर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो वो क्या बनेगा, जैसे मान लो 7 से कर दिया, तो 7 से न्यूमिनेटर को कर दिया तो 7 1 जा 7 से डिनोमिनेटर को कर दो, 7 2 जा 14। क्या इसमें 7 कॉमन है दोनों में? अरे भाई दोनों में 7 है कि नहीं है? 7 1 जा 7, साइलेंस, 7 1 जा 7 2 जा 7 से 7 कट जाएगा, दोनों में 7 है कि नहीं है? तो क्या बनेगा फिर? 1/2 ही बचेगा ये। तो क्या हुआ ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इन सभी को अगर हम इसका क्या करें, इसके सिंप्लीफाई करें इन फ्रैक्शंस को हम, तो सभी में क्या आएगा, सबको काट के 1/2 बचेगा। तो इस तरह के फ्रैक्शन को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। चलो अब आप बनाओ, मैंने कोई फ्रैक्शन लिखा 3/5, इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखो। ये मैंने समझा दिया आपको। अब ये आप इसके 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखो। चलो ठीक है। अभी 3 से 3/5 का क्या करना है मुझे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो क्या बताया आपको, जिस नंबर से मैंने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से डिनोमिनेटर को करना है। तो आप कोई भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन कंडीशन क्या है कि जो नंबर ऊपर लिखना है वो ही नीचे लिखना है। तो ये फ्रैक्शन लिख लिया आपने 3/5। अब मान लो आपने 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 से ही नीचे करना है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो नया फ्रैक्शन आ गया आपके पास ये 6/10। तो ये 6/10 3/5 का इक्विवेलेंट है। इसी तरह से अगला फ्रैक्शन आप 3/5 के साथ कोई दूसरा नंबर ले लो, 4 ले लो, तो 4 से ऊपर किया मल्टीप्लाई तो 4 से ही नीचे करना है। इस तरह से आप कितने भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसके
लिख सकते हो। बस एक ही कंडीशन है कि जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सबको समझ आ गया? ओके, चलिए अब हम आपकी एक्सरसाइज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें आपको वो फिल इन द ब्लैंक वाला एक, जैसे ये दिया है 5/4 और इसका आपको एक दिया है, सपोज ये 15 है और यहाँ आपको ये ब्लैंक दिया है। तो बताइए यहाँ पर क्या आएगा इस ब्लैंक में। तो इसको करने का क्या तरीका है कि जो गिवन है उसके बीच का रिलेशन देखना है। 5 और 15 के बीच का क्या रिलेशन है? 5 में कुछ मल्टीप्लाई होके फिर 15 बन रहा है ना। 5 में कितना मल्टीप्लाई होके 15 बना? 3। तो वही 3 मुझे यहाँ मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है यहाँ पर आंसर क्या आएगा? समझा रही बात? अब सेकंड टाइप देख लो। मान लो यहाँ 45 है और यहाँ पर आपका ब्लैंक है। यहाँ दिया है आपको सपोज 3, तो यहाँ पर दिया है आपको 4। तो बताइए कि इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है? तो इस क्वेश्चन को जैसे ये किया वैसे ही इसको करना है। जो गिवन है यहाँ इस तरफ 45 है और इस तरफ 3 है, इन दोनों के बीच का रिलेशन देखो क्या है। क्या रिलेशन दोनों में कि 3 में कुछ मल्टीप्लाई होकर के फिर 45 बना। 3 में कितना मल्टीप्लाई होकर 45 बना? 3 का कौन सा मल्टीपल 45 होता है? अरे मुंह से बोल दिया करो। 15 ना। 3 15 जा 45। तो अगर 3 में 15 मल्टीप्लाई होकर के 45 बना, इसका मतलब यहाँ भी क्या मल्टीप्लाई होगा? जो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ वही यहाँ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि दो फ्रैक्शन इक्वल है। मतलब क्या है? ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और यही तो सीखा हमने पिछले जो टॉपिक था। हाँ, तो क्या सीखा हमने कि जो दो फ्रैक्शन अगर इक्वल है तो इसका मतलब है कि दोनों क्या है? वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो सेम नंबर उनमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा या सेम नंबर से वो डिवाइड हो रहे होंगे। तो अगर ये डिवाइड हो रहा है तो ये भी उसी नंबर से डिवाइड होगा, और अगर ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ 15 4 जा क्या आएगा? ठीक है। तो इस तरह के ये ब्लैंक वाले जो क्वेश्चन है ये आप घर में अब एक्सरसाइज कर लोगे अपनी। वैसे तो ये आपका रिवीजन हो रहा है, ये पहले भी करवाया मैंने आपको ये ना। अच्छा, अब आपने करना है लोएस्ट फॉर्म, रिड्यूस टू। ये आपका क्वेश्चन 3 है, रिड्यूस टू लोएस्ट फ्रैक्शन। लोएस्ट वैल्यू क्या लिखा है? रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। अच्छा, लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि जो फ्रैक्शन कोई है आपके पास, सपोज ये 12/45 है मान लो सपोज, तो इसको लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने का जो तरीका है वो क्या है कि आपने पहले इनके प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। 12 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? अगर आपको गलती होने के चांसेस हैं तो ऐसे कर दो। प्राइम फैक्टर करना सीखा है ना हमने। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 12 के प्राइम फैक्टर्स आ गए आपके ये। इस तरह से 45 के प्राइम फैक्टर्स लिख लो। 45 है, वंस प्लेस में 5 है, मतलब किससे डिवाइड होगा ये? 5 से। और 5 + 4 कितने होते हैं? 9। मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 3, कैरी 1 15, 3 5 15, 3 5 15, 5 1 5। तो डिनोमिनेटर में आ गया आपके पास 3 3 5। अब जो न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में कॉमन है उसको आपने काट देना। कॉमन क्या? 2 तो नहीं है लेकिन 3 है, और सिर्फ एक 3 कॉमन है ना। तो 2 2 4, जो बच गया वो आपका आंसर है।
तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है, या इसको सिंपलेस्ट फॉर्म भी बोलते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। बात समझाई? इसी तरह से एक और क्वेश्चन कर देता हूं मैं। हाँ, आप भी करो, मैं भी करता हूं। जैसे आपको एक क्वेश्चन है 48/72, ये मिटा दूं ना मैं? आपको एक क्वेश्चन है, इसको रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म करना है, इसी का ये बी पार्ट 48/72। तो वैसे ही करो जल्दी से, 48 के प्राइम फैक्टर्स करो, डिवाइड बाय 72 के प्राइम फैक्टर्स लिखो, जो दोनों में कॉमन हो उनको काट दो, जो बच गया वो आपका आंसर है। चलिए अब चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक। मैं यहाँ आंसर लिख रहा हूँ इसका। पहले 48 के प्राइम फैक्टर्स लिखूंगा मैं। 2 2 4 2 8 2 16 3 48। इसी तरह 72 के लिखेंगे। 2 2 4 4 3 12 12 2 24 24 3 72। तो चेक कर लो, 48 में आपके 1 2 3 4 टाइम 2 है और 1 टाइम 3 है, ऐसा ही है। 72 में 1 2 3 टाइम 2 है और 2 टाइम 3 है, ऐसा ही है। अगर नहीं है तो उसको करेक्ट कर लो। और अब देखो जो दोनों में है, कितने 2 1 1 दोनों में है, ये वो दोनों में है और ये दोनों में। तो 3 टाइम 2 ऊपर भी है और 3 टाइम 2 नीचे भी है। तो सिर्फ 3 टाइम काटना है आपने, इसको नहीं काटना है, ठीक है ना, क्योंकि ऊपर 4 2 है और यहाँ नीचे 3 टाइम है, तो 4th ऊपर बच गया ये। इस तरह से 3 ऊपर 1 टाइम है एक, और नीचे 1 टाइम काट देंगे और एक 3 बच गया। तो आंसर क्या बचा आपका? दिस इज योर लोएस्ट फॉर्म, दिस इज द लोएस्ट फॉर्म। तो सब ने ये घर में प्रैक्टिस करने हैं जो बच गए।